अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यू पॉइंट के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मुबीन रशीद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज इंतहाई हंगामा खेज दिन रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी हाँ, 17 रुकनी बेंच फौरी तौर पर बैठा और उसने वज़ीर-ए-आज़म से जवाब तलब किया उस खबर के हवाले से जिसमें कहा जा रहा था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ख़त्म किया जा रहा है जिसके तहत तमाम जज साहिबान को बहाल किया गया था। एक नई साजिश अदलिया के ऊपर, एक नया हमला। जी हाँ, कल रात गए ये खबर जारी हुई थी कामरान खान के एक प्रोग्राम के अंदर, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 17 रुकनी बेंच फौरी तौर पर हंगामी इजलास बुलाया। 2.5 घंटे तक उन्होंने रात गए मुशावरत की और वाज़ेह तौर पर इस बात का अल्टीमेटम दिया गया था कि इस किस्म के किसी भी इकदाम को अदलिया तस्लीम नहीं करेगी। नाज़रीन, इस खबर के बाकायदा सबूत मौजूद थे, कुछ मुसद्दिका इतलात थी, जिसके बाद रात गए ये हंगामी इजलास हुआ और 2.5 घंटे तक ये इजलास जारी रहा, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल को नोटिस दिया गया और आज सुबह उनको सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया था। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट तलब किया गया, 17 रुकनी बेंच ने अपनी तमाम मामूल की कार्रवाई को मुअत्तल करते हुए उनसे जवाब मांगा कि क्या ये खबर दुरुस्त है, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, वो वज़ीर-ए-आज़म से जवाब ले सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई इतलात नहीं है और हुकूमत कोई ऐसा मनसूबा नहीं बना रही। लेकिन जब उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से इस सिलसिले में बाकायदा तहरीरी जवाब मांगे जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत मौजूद हो कि वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उन्हीं के ऑर्डर के जरिए जज बहाल हुए थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। 1.5 से 2 घंटे का वक्त देने के बाद भी जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मसरूफ हैं, इस वजह से वो जवाब दाखिल नहीं करवा सकते। नाज़रीन, अहम बात यह कि एक तरफ पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के 17 अहम तरीन जज, जी हाँ, फुल बेंच बैठा हो और वो एक मसले के लिए जवाब तलब कर रहा है वज़ीर-ए-आज़म से, जो कि 2 लाइनों के अंदर भी दिया जा सकता था, एक सफ़े पर मुश्तमिल हो सकता था और फौरी तौर पर उसको साइन करके भिजवाया जा सकता था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ना तो उसको जवाब देने की जहमत महसूस की और ना ही इस हवाले से खुलकर मौक़िफ़ बयान किया, जिससे वाज़ेह तौर पर महसूस होता है कि दाल में कुछ काला है और वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त मुकम्मल तौर पर ऐवान सदर के गहराव में हैं। जो मुकम्मल खबरें आती रही हैं माजी में इस हवाले से कि शायद वज़ीर-ए-आज़म इंडिपेंडेंटली फैसला कर रहे हैं या वो इस तमाम मामले के अंदर अपने आप को अलग थलग रखना चाहते हैं, अपना एक अलग तशख़्ख़ुस, एक अपना अलग इमेज बिल्ड कर रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। पिछले कुछ अरसे के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के यके बाद दीगरे इस किस्म के बयान से वाज़ेह होता है कि वो पीपल्स पार्टी के ही एक आला तरीन अदना से कारकुन है जो सदर आसिफ अली ज़रदारी के इशारों पर चल रहे हैं मुसलसल, और आसिफ अली ज़रदारी ने उनको मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में रखा हुआ है। नाज़रीन, आज के इस फैसले से भी ये बात वाज़ेह होती है कि कुछ ना कुछ ज़रूर पक रहा है इस वक्त ऐवान सदर के अंदर। मनसूबाबंदियाँ, साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं। एक तरफ वक्त गेन किया जा रहा है, वहाँ मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से मशवरे किए जा रहे हैं और एक नया सेटअप लाने के लिए, एक नया हंगामा खड़ा करने के लिए भी मनसूबाबंदी हो रही है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा फैसला NRO के नजरसानी के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का सामने आ जाता है तो ना सिर्फ ये कि मौजूदा हुकूमत उस फैसले को तस्लीम नहीं करेगी, बल्कि अदलिया के खिलाफ एक नया ऑपरेशन शुरू हो सकता है, पूरे मुल्क में हंगामा आराई करवाया जा सकती है। इस तरह की और इससे मिलती जुलती बेशुमार खबरें काफ़ी अरसे से मीडिया में गर्दिश में हैं और उसकी कभी तरदीद भी सामने नहीं आती। इसलिए जब रात गए ये मुसद्दिका इतला सामने है कि शायद अगले चंद दिनों के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि इस पर वाज़ेह तौर पर हुकूमत से जवाब तलब किया जाए। नाज़रीन, ये बात अहमियत की हामिल है कि NRO के हवाले से फैसला पूरी पाकिस्तानी कौम को मालूम है। 16 दिसंबर 2009 को आने वाली जजमेंट अब सबके सामने है, लेकिन क्यों स्विस कोर्ट्स को खत नहीं लिखा जा रहा? नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए, माजी में परवेज मुशर्रफ को बचाने के लिए पूरे निज़ाम को लपेट दिया गया और अब भी सिर्फ एक शख्स सदर आसिफ अली ज़रदारी को बचाने के लिए पूरे निज़ाम को लपेटने की बात हो रही है। ये कहाँ का तरीक़ेकार है? क्या कल को जब मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आएंगे तब भी उनकी ज़ात को बचाने के लिए पूरे निज़ाम को लपेट दिया जाएगा? हम शख्सी आमरीत से कब जान छुड़ाएंगे, चाहे वो सिविलियन आमरीत की सूरत में हो या फिर डिक्टेटरशिप की सूरत में? डिक्टेटरशिप तो सिर्फ नाम की है, हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से ही बदतर होती है। यही वजह है कि लोग ऐसे मुहिब वतन जर्नलों की बात करते हैं जो मुल्क के निज़ाम को आके संभालें। हम क्यों अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं? हम क्यों अवामुन नास का फैसला तस्लीम नहीं करते? हम क्यों अभी तक ये बात समझने से कासिर हैं कि अदलिया आज़ाद हो चुकी है, अदलिया इंडिपेंडेंट हो चुकी है, वो एक मजबूत पोजीशन में है? हम ये बात क्यों जानने से कासिर हैं कि मीडिया झूठी खबरें नहीं फैलाता, उसके पास कोई ना सोर्सेज होते हैं, कोई ना कोई मजबूत शवाहिद मौजूद होते हैं, तभी कोई खबर सामने आती है, वगरना हमें कोई शौक नहीं है सनसनीखेज खबरें फैलाने का। और ये बात हमें तस्लीम करनी होगी कि मीडिया की आज़ादी को किसी सूरत भी दबाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में मीडिया अपना एहतसाब खुद करता है, ना हुकूमतें उसका एहतसाब करती हैं, ना ही कोई एक शख्स करता है। लेकिन मसला कैसे हल होगा? क्या $6 करोड़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के लिए इतने ज़्यादा अहमियत की हामिल है? एक खत नहीं लिखा गया 1 साल के अंदर, अब कितना और अरसा दरकार होगा उस एक खत को लिखने के लिए? क्या वाकई वो $6 करोड़ कभी इस मुल्क में वापस आ भी सकेंगे? और अगर आ भी जाते हैं तो सदर आसिफ अली ज़रदारी जैसे शख्स के लिए क्या मसला है? $6 करोड़ जो 22 अरब रुपए में लंदन में नया घर खरीद रहे हैं, स्विस अकाउंट्स में और उनके बेशुमार पैसे मौजूद हैं, दुबई में उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मौजूद है, फिर सिर्फ $6 करोड़ के लिए इतनी जिद, ये भी लोगों की समझ से बालातर है, क्योंकि इससे पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इम्तिहान में डाला
ہوا ہے. آخر یہ مسئلہ کب اور کیسے حل ہوگا, قانونی اور آئینی پوزیشن اس کی کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے پاکستان کے سینئر ترین قانون دانوں سے. اور میرے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کراچی سے جوائن کریں گے جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی صاحب. آپ سابق چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے فخر الدین جی ابراہیم صاحب سے, آپ سابق چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے. اس کے علاوہ قاضی انور صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, وہ بھی ہمیشہ بڑا کھل کر موقف ادا کرتے ہیں اس ساری صورتحال کے حوالے سے. اور آخر میں اے کے ڈوگر صاحب سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر قانون دان کی حیثیت سے وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. کیا یہ کنفیڈریشن کی فضا اسی طرح برقرار رہے گی, نومبر میں بھی ایک فیصلہ حکومت کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ.